नमस्कार। प्रश्नकाल में आपका स्वागत है। और आज प्रश्नकाल में हमारे साथ एक ऐसे पार्टी के नेता हैं जिस पार्टी के नेता मीडिया में कम लेकिन जनता में ज्यादा नजर आते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है ये जानने के लिए कि यूपी चुनावों को लेकर इनकी क्या रणनीति है। मैं स्वागत करता हूं सतीश मिश्रा जी का। सर, आपका स्वागत है। व्हाट इज द प्लान? क्या प्लानिंग है 2022 की? कैसे आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? चीजें मीडिया में कम आती हैं, जानना सबको ही है। देखिए, हम लोगों का बहुजन समाज पार्टी जिसमें कि मैं हूँ, हम लोगों का शुरू से रहा है कि सारे समाज को एक साथ लेकर के चलना है। और सारे समाज का मतलब था सर्वजन, और उसी के बारे में हम लोग प्लानिंग भी करते हैं। जो प्रेजेंट हालात चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के, उसको देख करके ही प्लानिंग करी जाएगी। तो प्रेजेंट हालातों में ये देखा गया कि जो उत्तर प्रदेश में जो अभी सरकार चल रही है और सरकार में जो लोग बैठे हैं, वो चिन्हित करके ब्राह्मण समाज और दलित समाज को बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं। और प्रताड़ना इतनी हद तक पहुंच गई है कि अब हर ब्राह्मण की ज़बान में इस बात की दर्द जो है आने लगा है। तो ऐसी स्थिति में जब दलित समाज और ब्राह्मण समाज इन दोनों का प्रताड़ना इस कदर शुरू हो गई, तो नेचुरली स्ट्रैटेजी क्या, मतलब ये सोचा गया कि इसमें आगे हमको बढ़ना है। अगर इनकी लड़ाई को लड़ना है, इनके हक में करना, और इस प्रदेश में दोबारा से एक बार हमको समतामूलक समाज की रचना दोबारा से करनी है, तो जो हम लोगों ने एक बार पहले भी किया था, ऐसा नहीं कि हम लोग पहली बार कर रहे हैं, उसको हम लोग लेकर के फिर से चले हैं। लेकिन चलते समय हमने ये ज़रूर किया कि अब की बार ब्राह्मण समाज को दलित समाज के साथ में भाईचारा जो है एक बार बना के पहले हम लोग ने स्थापित भी किया, जिसको सोशल इंजीनियरिंग का नाम पूरे हिंदुस्तान में दे दिया गया बाद में। उसके पहले कोई बात नहीं करता था। तो ऐसे में फिर से ये कार्यक्रम शुरू किया हमने। उस बार भी हम पूरे प्रदेश में गए थे, हर ज़िले में गए थे, और ख़ास तौर से ब्राह्मण समाज के लोगों से हमने इंटरैक्शन किया। एक समाज में समरसता लाने के लिए हमने जोड़ने का काम किया था, और उसमें हम लोग सक्सेसफुल हुए थे। अब की बार भी हम यही शुरू। आपको कैसे लगता है ये, क्योंकि मैं देख रहा था मायावती जी के ट्वीट पिछले साल के, आपके भी कई स्टेटमेंट मैंने देखे, आपको कैसे लगता है कि जो ब्राह्मण हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, शोषित किया जा रहा है? कोई उदाहरण? देखिए, एक दो नहीं, सैकड़ों उदाहरण हैं। जैसे आप देख लीजिए, खुशी दुबे, एक 16.5 साल की लड़की, क्या उसका जुर्म था? हम तो वकील हैं, लगभग 46 वर्षों से वकालत कर रहे हैं। शायद केस भी लड़ रहे हैं, अब हमने मदद कर रहे हैं। लेकिन ये कि जो जिस तरीके से उसके साथ में किया गया है, ये तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। और वो ब्राह्मण परिवार की थी, इसीलिए तो करा जा रहा है, क्योंकि वो दुबई में ब्याही हो गई थी। एक दिन पहले शादी हुई, 29 जून को शादी हो रही है, 29। मुझे एक बात बताइए, अगर हम खुशी दुबे को देख रहे हैं तो मैं समझ सकता हूं कि वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जो भी विकास दुबे का जो कुछ भी हुआ, जैसे भी हुआ। लेकिन हम डीएसपी देवेंद्र मिश्रा को कैसे इग्नोर कर सकते हैं, जिनका सर धड़ से अलग कर दिया गया कुल्हाड़ी से? वो कैसे इग्नोर कर सकते हैं? देखिए, आप ये वाली बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये बात नहीं कह रहे हैं। वो तो आप नहीं, मैं एग्री करता हूँ। नहीं, आप जो खुशी दुबे की बात करें, मैं एग्री करता हूँ। नहीं, आप ये बताइए कि एक दिन पहले शादी होकर के आती है, आप उसके ऊपर सारी धाराएं लगा देते हैं। 302 और एक 16.5 साल की लड़की को आपने 1 साल से जेल में बंद कर रखा है। वैलिड पॉइंट। और लेकिन दूसरा ये भी बताइए कि खाली एक नहीं, कितने किस्से आपको बताए जाएं। आप प्रतापगढ़ में, मैं तो स्वयं गया था, प्रतापगढ़ में 5 ब्राह्मण समाज के लोगों को और जला दिया गया और मार दिया गया। और उनकी हत्या करने से पूरा जैसे सुकून नहीं मिला हो, तो उसके बाद वहाँ के उनके झोपड़ियाँ छोटी छोटी थी, वो भी जला दी गई। तो और भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री, कबीना मंत्री उसी क्षेत्र के, वो अपनी पीठी ठोक करके मीडिया के सामने कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा हुआ। नहीं, देखिए, इसमें दो चीज़ें, क्या ब्राह्मणों को जानबूझ के प्रताड़ित किया जा रहा है, या फिर उनकी प्रताड़ना के ऊपर न्याय नहीं हो रहा है? देखिए, दोनों चीज़ें हैं। प्रताड़ित किया जा रहा है, जानबूझ करके प्रताड़ित किया जा रहा है, ये तो सामने आ ही रहा है। लखनऊ में क्या हो रहा है? लखनऊ में आपने देखा कि तिवारी जो एप्पल में काम करता था, उसको रोका गया, उसका नाम पूछा, उसको गोली मार दी।
उसके घर यहाँ पर अपने घर में अपने माता पिता को ब्राह्मण समाज का एक व्यक्ति उसको आपने अज्ञात में डाल दिया कि आपने 100 ब्राह्मण समाज के लोगों को अज्ञात में डाला, खाली ब्राह्मण समाज के अज्ञात में डाला। एक लिस्ट बनाई पूरे उत्तर प्रदेश की, उसमें 150 खाली ब्राह्मण समाज के लोगों की लिस्ट बनाई गई कि ये दुर्दांत अपराधी हैं, इनको आप लोगों को इनसे निपटना, और कोई उनको आपको समझ में नहीं आ रहा। उन्नाव में उनका एमएलए है, दूसरे समाज का है, वहाँ पर रेप होता है। रेप होने के बाद वो खुलेआम एसएसपी लखनऊ के घर के सामने घूमता है मीडिया के सामने, और उसको पकड़ने की हिम्मत नहीं पड़ती है। और वहाँ पर आप कहते हैं कि अगर ब्राह्मण समाज को आप कहते हैं कि अपराधी है, अपराधी जो नहीं भी है, आपने तो उस कांड में, बिकरू कांड जिसका की बात कर रहे हैं, बिकरू कांड में आपने तो लोगों को बम्बई से, कलकत्ता से ब्राह्मण समाज के लोगों को अज्ञात के नाम से जो 100 डाले हैं उठवा लिया, उसमें से कितनों को इनकाउंटर कर दिए। क्या आप उनके साथ में न्यायालय में नहीं जा सकते थे? उनका मुकदमा नहीं हो सकता था क्योंकि आपको साबित करना पड़ता। इसीलिए आपसे मैंने देवेंद्र मिश्रा वाला उदाहरण पूछा, क्योंकि एक शायद जो पकड़ा जा रहा है वो देवेंद्र मिश्रा को न्याय मिल रहा है, जिनका सर धड़ से अलग कर दिया। जो मुखबिर था वो भी एक ब्राह्मण ही था, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो सोशल इंजीनियरिंग मीडिया ने टर्म दिया है, लेकिन ऐसी क्या वजह है जो ब्राह्मण समाज के लोग बीजेपी को छोड़कर आपके पास आए? ऐसी क्या वजह है? आपने पिछले 5-10 साल में ऐसा क्या किया उनके लिए? देखिए, हमने 10 साल, ये सिर्फ चुनावी स्टंट है? देखिए, 10 साल से तो हम पावर में नहीं थे। पहले 5 साल में 12 से लेके और 17 तक तो कोई दूसरी पार्टी, समाजवादी पार्टी थी। समाजवादी पार्टी में क्या हुआ ब्राह्मणों के साथ में, किसी से नहीं छुपा। क्या मंत्री बनाए, किस तरह के मंत्री बनाए, गुलदस्ते की तरह खाली मंत्री को आप मंत्रालय दे दीजिए, 2-4 रख लीजिए, वो तो समाज का कोई सम्मान होने की बात तो नहीं होती है। लेकिन उन्होंने जो फाउंडर मेंबर थे उनके, पांडे जी प्रतापगढ़ के, और उनको इतना प्रताड़ित, पब्लिकली ह्यूमिलेट किया कि वो घर में आए, उनका हार्ट अटैक हो गया, मर गए। सर, आपसे एक चीज़ में जानता हूं। नहीं, हम एक चीज़ और, वैलिड पॉइंट, आप सरकार में नहीं थे, लेकिन आपके पास एक विंडो थी, और वो विंडो थी जब भी आप टिकट देते हैं। मेरे पास जो डेटा है वो कहता है कि 2007 में आपने करीब 86 या 83 ब्राह्मणों को टिकट दिया। 2012 में ये आंकड़ा कम हो गया, ये 69 हो गया। 2017 में 52 हो गया, और 52 में से आपके शायद 2 या 4 को जीत के आए। मेरा सवाल ये है कि जब आप उनके बारे में इतना सोच रहे हैं, तो आप जैसे जैसे चुनाव आते जा रहे हैं उनको कम टिकट क्यों दे रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, उनका आपके ऊपर से विश्वास कैसे हट के बीजेपी में चला गया? उनका, देखिए, 2007 से लेके 12 के बीच में जब हमने सरकार चलाई तो ब्राह्मण समाज के, जब बहन मायावती जी की सरकार चल रही थी, तो ब्राह्मण समाज का एक व्यक्ति भी नहीं कह सकता कि उसके साथ में कोई अन्याय हुआ या उसको सम्मान नहीं दिया गया। हम लोगों ने हर लेवल पे, चाहे मिनिस्टर का लेवल हो, चाहे कैबिनेट कौन सी दे रहे हैं, चाहे अधिकारी हों, सभी, आज के रोज़ फिर 7 से 12 से ऑनवर्ड्स टिल नाउ क्या मिला है? हम लोगों ने तो 23 लाख नौकरियां दी। 23 लाख अगर नौकरियां दी, पहले 10 लाख तो पहली अगर मैं गलत नहीं हूं सतीश जी, 2007 में 83 में से आपके शायद 56 या कुछ ब्राह्मण जीते, अगर मैं गलत नहीं हूं, और 2012 में ये आंकड़ा सिमटकर शायद 20 तक आ गया। ठीक है, आप बिल्कुल ठीक है। तो उनका फेथ क्यों हटा? नहीं, इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि जो ब्राह्मण समाज को जो मान सम्मान मिला वो पहले शून्य पे थे। उनको लगा कि अब हमारा मिल गया, अब चलो इनको भी देख लेते हैं, जो भी कारण रहा हो। हम उन कारणों पे नहीं जाते हैं जिस कारण से उन्होंने उनको सोचा कि इनको भी अजमा लें। लेकिन अजमाने के बाद क्या हुआ कि उनको समझ में आया कि ये तो बहुत गलत हो गया, उन्होंने उनको छोड़ दिया। फिर तो झूठे वादे की झड़ी लग गई कि हम आपको, लेकिन वो लौट कर आपके पास नहीं आ रहे थे। इसीलिए कह रहे हैं ना, और ना ही आप उनका दामन देखिए, नहीं, हमने तो दामन थामा ही, लेकिन उनका आप ये देखिए कि झूठे वादों की जब छड़ी लग गई 14 के बाद से कि हम आपको 2 करोड़ नौकरी देंगे, नौजवान व्यक्ति जो नौकरी के लिए दौड़ रहा है वो क्या होगा? उन झूठे वादों पे उनके पीछे पीछे आ गया। इसी तरीके से कि हम राम मंदिर बना देंगे, हम वहाँ पर भव्य एक मंदिर बनाएंगे, और आपके लिए हम गैस का चूल्हा दे देंगे जो आज 200 से 1000 रुपये हो गया। पेट्रोल के दाम हम घटा देंगे, पेट्रोल के दाम 60 रुपये से बढ़ कर के 110 हो गए। तो ये सारे जो वादे किए गए उस समय कि 15 लाख रुपए आपके खाते में चले आएंगे, तो इन वादों
का जो झूठे वादों का असर था कि लोगों को लगा कि नहीं चलिए हम इनके साथ जाएं, और एक उन्होंने इस तरह का माहौल बनाया कि आप जो हैं अगर हमारे साथ में आते हैं तो ये तो बड़ा भारी आप देश प्रेम दिखाएंगे और हिंदू धर्म का दिखाएंगे। उन वादों पे वो चले गए वहाँ। मैं आपसे जानना चाहूँगा, देखिए ये सारी चीज़ें मीडिया में तो आप नहीं बताएंगे और मैं आपको फोर्स भी नहीं कर सकता, लेकिन क्या इस बार टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में उनका रिप्रेजेंटेशन होगा ढंग से? बिल्कुल होगा, पहले से बेहतर होगा। देखिए आप देखिए 2007 में क्या हुआ था। 2007 के पहले 40, आप फिर वो आंकड़े देख लेंगे तो 40 लोगों को टिकट मिला था 2002 में ब्राह्मण समाज के। लेकिन जब 2005 से लेकर के 7 के बीच में पूरे प्रदेश में जब हम गए ब्राह्मण समाज के बीच में और उन्होंने हमारे साथ जुड़ करके भाईचारा बनाया, और जब 5 लाख से ज़्यादा ब्राह्मण समाज के लोग 9 जून 2005 को बहन मायावती जी जब जिसमें मुख्य अतिथि थी, हमारा आखिरी प्रोग्राम था, उसमें 11,000 ब्राह्मणों ने शंखनाद करके उनका स्वागत किया था। जब उन्होंने अपना ये जुड़ाव दिखाया और अपनी तैयारी दिखाई और ये दिखाया कि हम आपके साथ में हैं, तो उसके बाद फिर बहन मायावती जी ने भी उसी दिन वादा किया था कि हम आपको थोड़ा सा सम्मान देंगे और बढ़ावा देंगे। और बहुत ज्यादा ब्राह्मण सेंट्रिक नहीं बनाना चाहता, देने के लिए उन्होंने उनको डबल कर दिया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।